मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं छोटा एरिक एक दर्दनाक हादसे का गवाह बनता है। उसका प्यारा घोड़ा वायर में फंस जाता है और तड़पता रहता है। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां नशे में बेहोश होती है और कुछ नहीं कर सकती। एरिक वायर को खींचता है, जिससे उसके हाथ घायल हो जाते हैं और उसकी हथेलियों पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। ये भयानक मंजर उसके सपनों में उसे जिंदगी भर सताता रहता है। सालों बाद एक लड़की शेल्ली, जो डेट्रॉइट में रहती है, उसे अपनी दोस्त जेड का एक वीडियो मैसेज मिलता है। ये वीडियो उनकी एक फ्रेंड ने रिकॉर्ड किया था जब कुछ डरावना हुआ था। जेड कहती है कि इस वीडियो का इस्तेमाल करके वो पावरफुल क्राइम बॉस विंसेंट रोग के क्राइम्स को एक्सपोज कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें शहर छोड़ देना चाहिए। शेल्ली जेड से कहती है कि वो घर पर रुके और उसका इंतजार करे, लेकिन जेड को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका शक सही था। विंसेंट रोग की राइट हैंड मैरियन पहले से वहां मौजूद होती है। वो उसका फोन छीनकर चेक करती है कि उसने किसे और क्या भेजा है। फिर मैरियन का असिस्टेंट उसे किसी सब्सटेंस का इंजेक्शन दे देता है और जेड को उठा लिया जाता है। शेली को एहसास होता है कि जेड किसी मुसीबत में है। फिर वो घर से निकलती है, लेकिन तभी उसे भी लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो बचने की कोशिश करती है तो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाती है। इस दौरान उसका पर्स गिर जाता है और उसमें से इलीगल सब्सटेंसेस निकलते हैं। पुलिस उसे पकड़कर स्टेशन ले जाती है और फिर उसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है। बड़ा हो चुका एरिक भी उसी रिहैब सेंटर में इलाज करा रहा होता है। बचपन की तकलीफों से जूझने के कारण उसके लिए ये प्रोग्राम काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो अब तक साइकोलॉजिस्ट की बातों को फॉलो कर रहा है। एक दिन उसकी नजर शेल्ली पर पड़ती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस बीच विंसेंट रोग एक कमरे में जाता है जहां जेड डरी हुई बैठी होती है। वो शेल्ली के बारे में पूछता है, लेकिन जेड को कुछ पता नहीं होता। रोग कहता है कि उसने सदियों से कई लोगों को मारा है और उसे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि सब नर्क में ही जाने वाले हैं। उसके मास्टर को जेड जैसी सोल्स की जरूरत होती है। यही उनका डील था। रोग दूसरों को नर्क भेजता है ताकि उसे खुद वहां ना जाना पड़े। जेड उससे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन रोग उसके कान में कुछ फुसफुसाता है, जिससे जेड के आंखें अजीब हो जाते हैं। फिर वो एक छोटा तलवार उठाकर खुद को मार लेती है। रोग ऊपर आसमान की ओर देखता है, जैसे उसकी आत्मा को छोड़ रहा हो। दूसरी तरफ शेल्ली और एरिक एक दूसरे से बात करने लगते हैं और धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज के दौरान वो एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैरियन शेल्ली को ढूंढने के लिए उसकी मां सोफिया के पास पहुंच जाती है। रोग के लोग फिर रिहैब सेंटर में आकर शेल्ली को लेने की कोशिश करते हैं। उस दिन शेल्ली एरिक के रूम में जाती है और उसके बनाए हुए ड्राइंग्स देखती है। कुछ ड्राइंग्स में उसकी भी तस्वीर बनी होती है, जिसे देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर वो एरिक की लिखी हुई लाइनों को पढ़ती है और समझती है कि उन्हें आसानी से गानों में बदला जा सकता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि शेल्ली से मिलने कोई आया है। एरिक बाहर देखता है और सोचता है कि ये कोई वकील होगा, लेकिन जैसे ही शेल्ली मैरियन को देखती है वो डर जाती है। वो एरिक से छिपने में मदद मांगती है। एरिक उसे लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और एक विंडो दिखाता है जिससे वो भाग सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें ट्रैकर हटाना होगा। एरिक उसके ट्रैकर को निकालता है और फिर खुद भी अपना ट्रैकर उतार लेता है। वो दोनों सफलतापूर्वक भाग जाते हैं और जंगल के रास्ते से होते हुए रोड पर पहुंचते हैं। एक ट्रक को रोककर वो शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शेल्ली एरिक को अपने दोस्त के खाली अपार्टमेंट में ले जाती है। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वो अपना वक्त एक दूसरे को जानने में बिताते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सपने देखते हैं। रात को छत पर बैठकर वो प्यार और जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। रोग, जो एक परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा होता है, मैरियन को ऑर्डर देता है कि शेल्ली को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर दो। अगर वीडियो लीक हुआ तो उसकी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इधर शेल्ली और एरिक अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो ट्रिप्स पर जाते हैं, दूसरे यंग कपल्स के साथ रिलैक्स करते हैं, घूमते हैं और एक साथ बूढ़े होने का सपना देखते हैं। वो मिलकर गाने भी लिखते हैं। एक रात वो दोनों एक क्लब जाते हैं। वहां शेल्ली की मुलाकात जेड की एक दोस्त से होती है, जो उसे बताती है कि जेड की हत्या हो चुकी है और उसे शहर छोड़ देना चाहिए, वरना अगला नंबर उसी का होगा। शेल्ली एरिक को खींचकर वहां से ले जाती है और वादा करती है कि वो घर जाकर सब कुछ समझाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपार्टमेंट में जाते हैं, रोग के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। एरिक और शेल्ली मारे जाते हैं और उनकी आत्माएं जीवन और मृत्यु के बीच के संसार में डूब जाती हैं।
दोनों प्रेमी अलग हो जाते हैं। शेल्ली अंधकार में समा जाती है, जबकि एरिक लिम्बो में फंस जाता है, जहां आत्माएं अपने जजमेंट का वेट करती हैं। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आत्मा क्रोनोस से होती है, जो उसे समझाता है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक क्रो आत्मा को वहां ले जाती है जहां उसका अगला सफर तय होता है, शांति या अन्याय के खिलाफ संघर्ष। ये क्रो ही एरिक को उसकी राह दिखाएगी, लेकिन एरिक को इस पर यकीन नहीं होता और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। क्रोनोस उसे जागने के लिए कहता है और फिर उसे धक्का दे देता है। एरिक गिरता है और अचानक अपने अपार्टमेंट में जाग जाता है। एरिक शेल्ली को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसे मरियन के एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो अपार्टमेंट में वापस आया है शेल्ली का फोन लेने। वो आदमी एरिक को देख लेता है और खुद को पुलिस वाला बताकर उसे बाहर बुलाने की कोशिश करता है। एरिक अब खुद को रियलिटी से पूरी तरह कटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक वो आदमी एरिक को गोली मार देता है और एरिक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर आदमी घबरा जाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और एरिक के पेट में चाकू घोंप दिया जाता है, लेकिन एरिक चाकू को खुद से निकालकर दोबारा लड़ना शुरू कर देता है और आखिरकार उस आदमी को उसी के चाकू से मार देता है। एरिक देखता है कि उसकी छोटे अपने आप ठीक हो रही है। वो अब पूरी तरह दंग रह जाता है और सड़क पर निकल जाता है। अचानक उसकी नजर शेल्ली पर पड़ती है, जो एक पुल के किनारे खड़ी पानी में कूदने वाली होती है। वो जोर से चिल्लाता है, रुको! लेकिन शेल्ली कूद जाती है। एरिक भी कूदता है और एक बार फिर क्रोनोस से सामना करता है। अब वो समझ जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं। क्रोनोस बताता है कि शेल्ली वहां जा रही है जहां इससे भी ज्यादा भयानक चीजें हैं। उन्हें मारने वालों ने शैतान से एक सौदा किया था। निर्दोष आत्माओं के बदले वो अमर होंगे। अगर एरिक और शेल्ली शांति पाना चाहते हैं तो एरिक को अपने और शेल्ली की मौत का बदला लेना होगा। एरिक का शरीर अब मारा नहीं जा सकता, लेकिन दर्द हमेशा बना रहेगा जब तक कि उसका प्यार प्योर है। क्रोनोस एरिक को धक्का देता है और वो दोबारा जीवित दुनिया में लौट आता है। जिंदा होते ही सबसे पहले वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और एक गन लेता है। फिर वो शेल्ली की माँ सोफिया के पास पहुंचता है, लेकिन सोफिया सब कुछ शेल्ली की ड्रग्स लेने की आदत बताकर टालने की कोशिश करती है। इसलिए एरिक शेल्ली के कमरे में जाता है और वहां उसे जेड की तस्वीर और एक थिएटर पास मिलता है। अब एरिक सीधे उस थिएटर की ओर निकलता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे अपने ही किलर से सामना होता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि किलर एरिक को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। एरिक उससे उसके मास्टर का नाम पूछता है, लेकिन वो किलर खुद को ही गोली मार देता है। एरिक उसका फोन लेता है और मैरियन का नाम पाता है। उसी पल वो देखता है कि मैरियन एक कार में बैठ रही है। एरिक बाहर निकलता है, लेकिन मरियन का आदमी जल्दी समझ जाता है कि क्या होने वाला है और मरियन को नीचे झुकने को कहता है। फिर भी एरिक गोली चला देता है और कार में घुसकर सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मरियन उसे ऐसा करने से रोक देती है। आखिरकार एरिक को सड़क पर एक बड़ी ट्रक के सामने फेंक दिया जाता है, लेकिन अमर एरिक होश में आता है और ठीक हो जाता है। उस रात रोग सोफिया के पास जाता है, जानने के लिए कि एरिक उसे मिलने क्यों आया था। सोफिया उसे बताती है कि एरिक शेल्ली को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये पता चलता है कि सोफिया ने अपनी बेटी की आत्मा को पैसे के बदले बेचा था, जिसे अब वो पछता रही है। रोग उसकी आत्मा को नर्क भेज देता है और फिर वो खुद खिड़की से कूदकर अपनी जान देती है। रोग अपनी कार में बैठता है। वो मेरियन को कॉल करता है, बताता है कि एरिक वापस आ चुका है और उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। इस बीच एरिक जेड के दोस्त के पास जाता है और उसे धोखा देने का आरोप लगाता है। घबराया हुआ लड़का बताता है कि मेरियन तो छोटी चीज है और असल मालिक रोग है, जो अपनी आवाज से लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें बुरे काम करने पर मजबूर कर सकता है। इसी लड़के ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। वो जेड और शेल्ली की मौत का कारण बना। एरिक लड़के को जाने देता है और अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है, जहां वो और शेल्ली पहले छुपे हुए थे। वहां वो शेल्ली की यादों में खो जाता है और फिर उसे शेल्ली का फोन मिलता है। एरिक वीडियो को देखता है, जिसमें शेल्ली रोग के इन्फ्लुएंस में अपने दोस्त को बुरी तरह मार डालती है। ये देख एरिक के लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है और वो अपने दोस्त के पास जाकर अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। लेकिन उसी समय रोग के दो गुंडे कमरे में घुसकर एरिक को पकड़ लेते हैं और उसके दोस्त को मार डालते हैं। एरिक खुद को छुड़ाकर लड़ता है, लेकिन गोली लगने पर वो फिर मर जाता है और फिर से आफ्टर लाइफ में पहुंचता है, जहां एरिक एक बार फिर क्रोनोस का सामना करता है। क्रोनोस एरिक को बताता है
कि उसने अपनी हीलिंग की शक्ति खो दी है क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया और शैली के लिए अपने प्यार पर शक किया। अब शैली की आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में फंसी रहेगी और एरिक को आसान इटर्निटी मिल जाएगी। क्रोनोस उसे सलाह देता है कि शैली को जाने दे, लेकिन एरिक उससे अपनी आत्मा लेने और शैली को बचाने की विनती करता है। क्रोनोस उसे याद दिलाता है कि वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन एरिक फिर भी तैयार हो जाता है हमेशा के लिए तकलीफ सहने के लिए। तभी अचानक क्रोस का झुंड उनके ऊपर से उड़ता है। क्रोनोस अपने हाथ को काटता है और एरिक के खून को अपने खून से मिलाता है। एरिक दर्द में तड़प उठता है, उसकी आंखें काले खून से भर जाती हैं और अब वो एक क्रो की तरह दुनिया के बीच उड़ सकता है। अब उसे रोग को मारने का एक और मौका मिल जाता है। एरिक फिर से मौत को मात देता है और अपने किलर्स को उन्हीं के हथियारों से मार डालता है। फिर उसे एक फोन में एक SMS मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैरियन उसे थिएटर में मिलेगी। एरिक डरावना मेकअप लगाता है, हथियार उठाता है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय मैरियन रोग को रिपोर्ट देती है कि एरिक अब मर चुका है, जिससे रोग को गुस्सा आता है। शो शुरू होता है। एरिक थिएटर में एंट्री करता है और रोग के गार्ड्स को एक एक करके मार डालता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक सबको खत्म करता जाता है। ना तो चाकू उसे नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही गोलियां, और उसकी वुंड्स भी तुरंत ठीक हो जाती हैं। फिर एरिक मैरियन के बैल्कनी तक पहुंचता है और उससे रोग की लोकेशन पूछता है। मजबूर होकर मैरियन उसे एड्रेस देती है, लेकिन एरिक उसे और उसके गार्ड को वहीं मार देता है। फिर एरिक उन दोनों के कटे हुए सिर को स्टेज पर फेंक देता है, जिससे दर्शकों में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद वो रोग की एस्टेट की ओर निकल पड़ता है। वो बिना किसी रुकावट के रोग के कमरे में घुस जाता है, जहां रोग एरिक की उम्मीदों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि शैली को वो वापस नहीं ला सकता। रोग एरिक के सीने में एक चाकू घोंपता है और कहता है कि अब उसमें प्यार की कोई भावना नहीं बची, सिर्फ नफरत रह गई है। वो एरिक की शक्तियों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक अपने सुंदर पलों को याद करता है और रोग को सीधे आफ्टर लाइफ में खींच लेता है। यहाँ एरिक आसानी से रोग को मार देता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज देता है और शैली की आत्मा को बचा लेता है। शैली अंधकार से बाहर आती है और एरिक को गले लगाती है, लेकिन एरिक उसे समझाता है कि वो वापस नहीं जा सकता। शैली बिना एरिक के वापस जाने से इनकार कर देती है, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। शैली अपनी मौत वाली रात में जागती है और क्रोनोस को एक डॉक्टर के रूप में देखती है, जो उसे बताता है कि एरिक ने अपनी जान देकर उसे बचाया। शैली रोती है और एरिक उनके खूबसूरत पलों को याद करता है, ये मानते हुए कि एक दिन उनकी आत्माएं फिर मिलेंगी। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।